नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चौथे सेमेस्टर के लिए सितंबर 2021 में जो आपके एग्जाम प्रस्तावित हैं, विज्ञान विषय के आपके पूरे कोर्स में जितने भी चित्र हैं वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। चित्र आपके जब भी आते हैं तो 2 नंबर में आते हैं। अगर यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर आपके आज पक्के हो जाएंगे। और इससे पहले सेमेस्टर के जो एग्जाम चल रहे थे सेकेंड और थर्ड, उसमें अगर आप देखेंगे तो चित्र पूछे गए हैं, तो पूरे चांसेस हैं आपके चौथे सेमेस्टर में भी चित्र जो है वो पूछे जा सकते हैं। कोर्स की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके जो है वो कोर्स में है, और पूरे कोर्स का फास्ट रिवीजन भी हम आपको 1-2 दिन में जो है वो करा देंगे। इसके अलावा पेपर की बात करें तो जो विज्ञान विषय है उसका पेपर आपका 28 तारीख को है। टोटल पेपर 27 से 29 तक आपके प्रस्तावित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। चित्र आपका है फेन प्लवन विधि का। पहले फेन प्लवन विधि के बारे में जानते हैं कि इस प्रकार की विधि में चीड़ का जो है वो तेल का उपयोग जल के साथ किया जाता है। चीड़ के तेल को क्या कहते हैं? पाइन ऑयल के नाम से जानते हैं। तो इसका उपयोग जल के साथ किया जाता है, और जब बारीक पिसे हुए अयस्क को जल तथा चीड़ के तेल से बने मिश्रण में डालते हैं तथा इसके ऊपर वायु का प्रवाह करते हैं, तब क्या होता है? शुद्ध अयस्क तेल के साथ झाग बनकर तैरने लगता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। अब थोड़ा सा इस चित्र पर ध्यान दीजिए कि जो अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं वो देखिए, ये अशुद्धियां यहां पर दर्शाई गई है। नीचे आपकी अशुद्धियां बैठती हैं और इसी को गैंग कहते हैं, GANG, गैंग कहते हैं अशुद्धियों को। और इसके ऊपर जो वायु का प्रवाह की बात की जा रही है वो देखिए, ये वायु के प्रवाह के लिए इस टाइप से जो है आपको एरो बनाकर दिखाया गया है, और इस टाइप से ये जो गोल 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 दिखाए गए ये वायु के बुलबुलों के रूप में दिखाया गया है। तो यही लिखा है कि इसके ऊपर वायु का प्रवाह करते हैं और शुद्ध अयस्क तेल के साथ झाग बनकर तैरने लगता है। तो ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला, ये देखिए लिखा है झाग, जिसमें अयस्क युक्त है। ये इस टाइप से आप दर्शाएंगे कि नीचे अशुद्धियां होती हैं और ऊपर झाग जो है उसके रूप में अयस्क जो है आपको प्राप्त होता है। और ये जो नीचे अंदर आपका लिक्विड भरा हुआ है, इसमें क्या है? जल है और तेल है। और तेल किसका है? तो आप कहेंगे चीड़ का जो है वो तेल है। आपसे पूछा डायरेक्ट ये भी जा सकता है कि फेन प्लवन विधि के बारे में बताइए, तो आपको क्या करना होगा? फेन प्लवन विधि के बारे में बताना होगा, साथ में ही चित्र आप बना देंगे। तो कोई भी आपके अगर 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, आधा नंबर भी उसमें काट नहीं सकता। और लिखा है कि इसका जो प्रयोग है मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में इसका यूज किया जाता है। अयस्क के सांद्रण की फेन प्लवन विधि है। इसे हम क्या कहेंगे? फेन प्लवन विधि है। इसके साथ ही थोड़ा सा अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं कि धातु कर्म मैंने पढ़ाया था कि अयस्क से धातु को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। तो उसमें 5 चरण होते हैं। पहला होता है पिसे हुए अयस्क का सांद्रण, और जो सांद्रण होता है पिसे हुए अयस्क का, उसी में ये विधि यूज की जाती है, फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि के अलावा आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी यूज की जाती है और चुंबकीय पृथक्करण विधि भी यूज की जाती है। तो पहले हमारा चित्र हो गया, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चित्र की तरफ, जो कि आपका है अयस्क का चुंबकीय पृथक्करण विधि। अभी मैंने बताया कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि और साथ ही साथ चुंबकीय पृथक्करण विधि भी यूज की जाती है। ये कैसा चित्र होता है? पिसा हुआ अयस्क इस प्रकार से, ये जो आपका हॉप बना हुआ है, हॉपर टाइप का, इसमें डाला जाता है, और ये जो आपका गोल गोल बना हुआ है रोलर टाइप का, ये चुंबकीय रोलर होता है। और इसमें ये जो लगा हुआ है पट्टा, ये पट्टा लगा होता है। और क्या होता है, इससे जब गुजारते हैं इस चीज को, यहां से देखिए गिर रहा है, ये धीरे धीरे पट्टा नाच रहा है, तो इधर से गिरते हुए दिखा रहे हैं। तो जो अचुंबकीय अशुद्धियां होती हैं वो इधर आपकी दिखा रहा है, और जो चुंबकीय अयस्क होते हैं वो इस प्रकार से अलग होते हैं। तो अयस्क का चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा। इसमें देखिए यहां पर बना हुआ है ना कि जो आपका चुंबक से नहीं चिपक रहा है वो सीधे सीधे यहां पर आकर गिर रहा है, पर जो चुंबकीय रोलर है जिसमें वो चिपकने योग्य है वो यहां पर घूम के आ रहा है, और यहां से जो पट्टा वाला जहां से अलग हो रहा है, यहां से गिरना शुरू हो रहा है। तो जो चुंबकीय रोलर यानी कि ऐसी अशुद्धियां जो चुंबक में चिपकती हैं, या लोहे की अशुद्धियां आप कहेंगे, वो इस प्रकार आगे आके इधर गिर रही हैं। तो इधर और इधर इस प्रकार से आप अलग कर रहे हैं। तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि लोहे से संबंधित जो चीजें चुंबक में चिपकती हैं वो अशुद्धियां अगर आपके अयस्क में है तो वो आप इस चुंबकीय पृथक्करण विधि से जो है वो अलग करते हैं। बात करते हैं चलिए हमारे अगले चित्र की। अगला चित्र आपका है परावर्तनी भट्टी का। सबसे पहले परावर्तनी भट्टी को बहुत ही शॉर्ट में जान लेते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये जो भट्टी होती है वो अग्नि सह ईंटों की बनी होती है। चित्र में आपको पहले दिखा देता हूं, ये आपका चित्र है और ये अग्नि सह ईंटें जो है वो है
वापस से चलते हैं इसी के बारे में कि बनी होती है और इसमें गर्म किया जाने वाला जो अयस्क होता है वो सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं आता है। भट्टी में ईंधन अलग अंगीठी में जलाया जाता है और परावर्तनी भट्टी निस्तापन तथा भर्जन क्रियाओं के लिए उपयोगी है। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं कराई जाती। बस इतना सा आप याद रखिए। परावर्तनी भट्टी से संबंधित कोई भी प्रश्न है एज इट इज लिखाइएगा। अब चित्र भी देखते हैं और यही सेम चीज आगे साइड में छोटा करके भी लिखा हुआ है। देखिए इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे। चित्र तो आपको प्रैक्टिस हर हाल में करनी है। प्रीवियस ईयर में आपका पूछे जा चुके हैं भट्टी के चित्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे इस किनारे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अग्नि भट्टी टाइप से बनी हुई है, जो छोटे छोटे यहाँ पर कण जो है इसको जलाया जा रहा है। यहाँ से आप देखिए इस टाइप से जो है वो गैसें निकलते हुए दर्शाई गई है। व्यर्थ गैसें ऊपर निकल रही है। इस प्रकार से यहाँ पर चिमनी करके एरो दर्शाया गया है। और यहाँ पर जो ये गोल गोल बना हुआ है इसे हम ट्यूबर के नाम से जो है वो कहेंगे। और ये जो आपका चित्र बना हुआ है ये आपके SCERT के PDF में बना है। तो यहाँ पर तो ट्यूबर लिखा है, पर यही आपका अगर आप हाई स्कूल इंटर में इन सब चीजों को पढ़े होंगे तो इसे ट्यूयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, इसे हम ट्यूयर के नाम से जो है वो जानते हैं। ये आप देखेंगे तो हर जगह हाई स्कूल इंटर जहां भी आप परावर्तनी भट्टी का चित्र देखते हैं तो यही लिखा रहता है। पर आपकी जो SCERT की PDF है उसमें यही लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसको इस तरीके से दर्शाया गया तो आपके कोर्स में वही मान्य होता है, इसलिए मैंने दोनों ही चीजें बता दी। इसके बाद बात करें तो ये घान जो है वो चार्ज नीचे दे रखा है। और कुछ ऐसे भी चित्र हाई स्कूल इंटर के लेवल पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेंटर में एक हॉपर भी लगा होता है। यहाँ पर हालांकि नहीं दर्शाया गया है, तो अलग अलग चित्रों का है, पर आपका SCERT का है तो इसी को आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इस चीज को समझते हैं। चित्र तो आपको याद रखना ही है, साथ में क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये कहेंगे कि ये परावर्तनी जो भट्टी है ये जो भट्टी है वो अग्नि सह ईंटों की बनी होती है। जो ईंटें साइड में है ये किसकी होती है, अग्नि सह ईंटें, यानी कि अग्नि जो होती है, आग होती है, उसको सहन करने वाली। जैसे ईंटें होती हैं उनको पकाया जाता है तो उसी के संदर्भ में है कि उच्च तापमान को झेल सके। फिर इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 10 से लेकर 100 फीट तक जो है वो हो सकती है, फिक्स नहीं है। और यहां पर जो सेकंड पॉइंट के तौर पर याद रखेंगे कि इसमें गर्म किए गए जो अयस्क होता है वो सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं आता है। भट्टी में क्या होता है, ईंधन अलग अंगीठी में जो है वो जलाया जाता है। इस पॉइंट को आप दूसरे या तीसरे पॉइंट के तौर पर याद रख सकते हैं। फिर परावर्तनी जो भट्टी है वो निस्तापन तथा भर्जन क्रियाओं के लिए उपयोगी है। मैंने फिर से बताया वही सारी चीजें कि मैंने जो धातु कर्म बताया था उसमें 5 चरण थे। पहला था पिसे अयस्क का सांद्रण, फिर था निस्तापन, फिर था भर्जन, फिर था प्रगलन, फिर धातु का शोधन। तो उसी में ही बताया जा रहा है निस्तापन और जो भर्जन है उसके लिए आपका परावर्तनी भट्टी का जो है यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसमें ऑक्सीकरण तथा जो अपचयन है वो दोनों प्रकार की क्रियाएं जो है वो कराई जाती हैं। तो बहुत ही कम शब्दों में मैंने बता दिया। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप अलग से पढ़ सकते हैं। ये हो गया हमारा परावर्तनी भट्टी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है मफल भट्टी। मफल भट्टी को हम जानते हैं। तो मफल भट्टी में गर्म किया जाने वाला जो पदार्थ होता है ईंधन या गर्म गैसों या ईंटों के सीधे संपर्क में नहीं आता और ये जो है आपका उच्च ताप सह ईंटों के बने हुए एक कक्ष में रहता है, जैसे कि हमने पहले देखा, जिसे हम मफल कहते हैं। मफल जो है वो ईंधन की ज्वाला तथा गर्म गैसों द्वारा गर्म जो है वो होता है। देखते हैं इसका चित्र। ये आपका जो है वो चित्र है जिसमें आप देखिए साइड से यहां पर आपकी गलित धातु प्राप्त हो रही है इस प्रकार से निकल के। ये जो बीच में भरा हुआ भाग ये आपका धातु ऑक्साइड और कोयला है। ये जो ऊपर वाला खाली भाग है ये आपका रिटार्ट है। फिर जो सेंटर में आप भाग देख रहे हैं वो आपका अग्नि है। नीचे आप जो भाग देख रहे हैं वो वायु है। और सेम यही चीज प्रोसेसर इधर भी बना हुआ है और सेम यही सारी चीजें इधर भी हैं जो हमने इस राइट हैंड पे देखी। ऊपर के हिस्से में अगर देखिए तो ये जो निकल रही है ऊपर वो व्यर्थ गैसें हैं, इधर साइड भी आपकी व्यर्थ गैसें निकल रही हैं। तो ये आपका मफल भट्टी का चित्र है। इसमें आपने क्या देखा था, वापस से मैं जो लिखा हुआ भाग है वो आपको दिखाता हूं कि मफल भट्टी में जो गर्म किया जाने वाला पदार्थ या ईंधन होता है वो गर्म गैसों या ईंटों के सीधे संपर्क में नहीं रखा जाता। तो आप इसमें भी देख रहे हैं कि ये अग्नि जो है इसके सीधे संपर्क में नहीं रखा गया, अलग अलग चेंबर में रखा गया है। वैसे आपको चित्र याद रखना है और जो चीजें याद मैंने बताई 2-3 ही लाइनें हैं उनको याद रखिए। कैसा भी प्रश्न यहाँ से आएगा उन्हीं को यूज करके आप प्रश्न को लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चित्र की तरफ जो कि आपका है वात्या भट्टी से संबंधित। पर उससे पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। देखिए बात करते हैं सबसे पहले वात्या भट्टी के बारे में और चित्र भी साइड में चलिए देखते हुए चलते हैं।
ये चित्र आपका है वात्या भट्टी का, कि ये एक प्रकार की विशेष भट्टी होती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस इसके रहते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो कुछ सभी हैं, पर वात्या भट्टी अधिकतर आप देखेंगे जो और भी पेपर होते हैं डीएलएड के अलावा हाई स्कूल इंटर के लेवल पर भी, तो वात्या भट्टी का चित्र बहुत पूछा जाता है। तो ये एक प्रकार की विशेष भट्टी होती है जिसका आकार चिमनी की तरह होता है। देखिए आकार चिमनी की तरह है, बिल्कुल है। इसका उपयोग मुख्यतः लोहा, तांबा इत्यादि धातुओं के धातु क्रम में जो है वो होता है। किसका किसका? लोहा और तांबा। इसमें नीचे जो है उसकी सतह पर अग्नि सह ईंटें होती है, तो अग्नि सह ईंटें सभी में है। और नीचे की सतह पर इसमें बात की गई है, नीचे से गर्म वायु प्रवाहित करने के लिए पाइप लगे रहते हैं, तो नीचे देखिए पाइप लगे भी हैं। साथ ही साथ भट्टी में ताप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर लिखा है, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर 250 डिग्री सेल्सियस है, फिर नीचे आप और बढ़े तो 400 डिग्री हो गया, और नीचे बढ़े तो 700 डिग्री हो गया, और बढ़े तो 800 से 1000, इसी प्रकार 1200 डिग्री, इसी प्रकार 1500 डिग्री। तो आपने देखा कि भट्टी में ऊपर से नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो आपका बढ़ता जाता है। बहुविकल्पी में भी ऐसा प्रश्न उठ सकता है, और जब चित्र बनाएंगे तब विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या होता है जब यहां से हमने चित्र को देखा कि अच्छा नीचे अंदर टेम्परेचर लिखे थे, जब वहां बनाने के लिए गए तो हम पता चले यही टेम्परेचर उल्टा लिख कर चले आए कि ऊपर हमने सबसे पहले 1500 लिख दिया। तो ये गलती ना करिएगा, ये आपका चित्र है, थोड़ा सा चित्र पर भी ध्यान देते हैं। जो सबसे नीचे वाला भाग है यहाँ से धातुमल के रूप में निकल रहा है, इस प्रकार से साइड में ट्वेयर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ट्वेयर लिखा भी हुआ है, जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। ये जो है जो साइड में जगह दे रखी है, ये पिघली हुई धातु यहाँ से निकल रही है। नीचे आप देखिए तो इस प्रकार से हिस्सा दर्शाया गया है, बीच में आपका सब टेम्परेचर दर्शाया गया है। ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं लटका हुआ भाग, ये चार्ज है। फिर इसके ऊपर और देखेंगे तो ये कोन है, इसके साइड में देखिए तो गैस निकास द्वार है, और ऊपर देखिए तो स्किप है, और इस टाइप से ये भी बना हुआ है। तो चित्र को भी प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है वो चित्र की तरफ। नेक्स्ट चित्र है आपका आर्क भट्टी से संबंधित। आर्क भट्टी के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि आर्क भट्टी जो है इसमें 2 कार्बन इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। और आर्क भट्टी में 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उत्पन्न होता है। अभी हम देख के आए थे वात्या भट्टी जिसमें टेम्परेचर आपने मैक्सिमम 1500 डिग्री सेल्सियस देखा था, पर आर्क भट्टी में आप देख रहे हैं उसका दुगना टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक आप उत्पन्न कर सकते हैं। चित्र इसका देखते हैं तो ये इसका चित्र है, जिसमें सबसे नीचे से अगर बात करें तो यहाँ पर अग्नि से ईंटें दर्शाई गई है जो बाहर बाउंड्री टाइप से बनी हुई है। इसके अंतर्गत दर्शाया गया मैग्नेसाइट और धातुमल। ये जो रॉड टाइप की लगी हुई है ये आर्क दर्शाई गई है। जो सेंटर में आप देख रहे हैं भाग इस टाइप से जो द्रव टाइप से भरा हुआ है, ये आपका गलित लौह है। और ये जो भाग दर्शाया गया ये कार्बन इलेक्ट्रोड है। एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो कार्बन इलेक्ट्रोड है ये इस पूरी छड़ को दर्शाया गया है, और आर्क यहाँ एकदम जो नीचे वाला भाग है वहां पर दर्शाया गया है। लिखा है ना कि भट्टी में 2 कार्बन इलेक्ट्रोड जो है, ये 2 कार्बन इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर विद्युत आर्क उत्पन्न किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका चित्र हो जाएगा आर्क भट्टी का। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चित्र की तरफ, जो कि आपका है विद्युत बल्ब से संबंधित। विद्युत बल्ब का ये आपका उल्टा चित्र है और ये आपका सीधा चित्र है। यानी कि मैंने कहा था कि दोनों टाइप के चित्र में जो भी आपको पहले से याद हो, जो आपको बनाने में आसान लगता हो वो याद कर लीजिए। और मैं प्रेफर करूंगा ये सीधा वाला चित्र। सबसे नीचे जो ये छोटी छोटी पिन निकली हुई है ये आपका रांगा होती है। फिर ये जो नीचे पिन निकली होती है ये आपकी जो सॉकेट होता है उसके एकदम जाकर सटती हैं, और इस जो साइड में निकली रहती पिन इसे जाकर हम जो होल्डर होता है उसमें फंसाते हैं। फिर इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये पीतल या एल्यूमिनियम की टोपी होती है। फिर जो सेंटर में आप भाग देखेंगे, आप विद्युत बल्ब देखेंगे तो बीच में कांच का स्तंभ टाइप का होता है, वो कांच का स्तंभ हो जाएगा। इस तरफ से जो 2 तार निकले होते हैं इसे सुचालक तार कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भरी होती है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत बल्ब के अंतर्गत कौन सी गैस, ठीक। और जो ये वाला भाग होता है एकदम जो सेंटर वाला, इस दोनों बिंदुओं के बीच में ये आपका होता है फिलामेंट। जब आप बल्ब जलाते हैं देखिएगा यही भाग जो है वो दीप्तमान होता है। और ये आपका सबसे लास्ट में कांच का बल्ब।
तो अच्छा और आसानी से आप याद कर लेंगे चित्र। बढ़ते हैं हमारे अगले चित्र की तरफ। पहले इसके बारे में जानते हैं। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दो मैंने टाइप बताए थे। सेल के टाइप मैंने बताया था ना, प्राथमिक सेल दोबारा जिनको चार्ज नहीं होते हैं, पुनः आवेशित नहीं होते, उन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल क्या होता है, जो चार्ज होते हैं। अब जो प्राथमिक सेल है उनके उदाहरण लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल, ये होते हैं। इन्हीं के चित्र भी आपके कोर्स में दे रखे हैं, तो ये सभी के चित्र हैं। तो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं लेक्लांसे सेल, इसका ये चित्र बना हुआ है। दूसरा आपका है डेनियल सेल, उसका चित्र ये बना हुआ है। वोल्टीय सेल, इसका चित्र ये है। शुष्क सेल, इसका चित्र ये है। इसी प्रकार लास्ट में भी शुष्क सेल करके ही दे रखा है। अब इन चित्रों में आपको मेन यहां पर ध्यान क्या देना है कि ये जो इस प्रकार से छड़ देख रहे हैं, ये कार्बन की छड़ है। साइड में जो छोटी सी छड़ है, ये जस्ते की छड़ है। लेक्लांसे सेल की बात हो रही है। इसके साथ साथ इसी में अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा हुआ है। इसी प्रकार ये संरंध्र बर्तन है। इसी प्रकार आपका MnO2 तथा कार्बन का जोड़ है। तो पहला आपका चित्र हो गया लेक्लांसे सेल का। दूसरे की बात करते हैं जो कि आपका डेनियल सेल का सेल उदाहरण है, यानी चित्र है, जिसमें आप देखेंगे एक सेंटर में रॉड लगी हुई है और इधर साइड जो है CuSO4 का रवा करके लिखा हुआ है। नीचे देखिए तो हल्का गंधक का अम्ल है। और ये आपका डेनियल सेल का है, जिसमें साइड में संरंध्र बर्तन और तांबे के बर्तन के बारे में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका है वोल्टीय सेल। तो वोल्टीय सेल में आप देखिए एक छड़ आपके जस्ते की छड़ दे रखी है और एक तरफ दूसरी तरफ तांबे की छड़ दे रखी है। और इसमें हल्का गंधक का अम्ल जो है वो भरा हुआ है, इस प्रकार से तार से भी जुड़ा हुआ है। चौथे में देखिए जो शुष्क सेल है, इसमें तो बीच में जो छड़ दे रखी है वो MnO2 तथा कार्बन का जोड़ करके अंदर भरा हुआ है इसके अंतर्गत। इसी प्रकार जो मसलिन है, इसकी थैली है, यहाँ गंधक का अम्ल दर्शाया गया है। जस्ते का जो है वो खोल दर्शाया गया है, जो इसके अंदर ये छोटे छोटे दाने टाइप के भरे हुए हैं। नीचे नौसाधर NH4Cl की लुगदी है। इस टाइप से ये अगला चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है शुष्क सेल, जिसमें क्या है, जो कार्बन बीच में सेंटर में देख रहे हैं, कार्बन की छड़ है, केमिकल पेस्ट है, जिंक केसिंग है, केमिकल पेस्ट है। इस टाइप से इसे दर्शाया गया है। देखिए इन चित्रों को मेन दिखाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि ऐसा ना हो पेपर में आ जाए तो आपको पता ही ना हो कि इसमें करना क्या है। तो आप यहाँ पर अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना के रखेंगे, तो अगर पेपर में पूछ लिया जाएगा तो उसकी जगह कुछ तो बनाकर आएंगे। अगर आप याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर रहे हैं तो एक मन में स्ट्रक्चर बना लीजिए कि ऐसा ऐसा चित्र था। और बाई चांस अगर आ जाता है तो यहाँ पर कॉमन चीजें देखिए कि बीच सब में अधिकतर एक या दो छड़ दर्शाई गई है, और सब में देखिए तो गंधक की बात की गई है, और सब में ही देखिए तो जो घोल है उसकी बात की गई। यही सारी चीजें हैं। तो ये आपके सभी उदाहरण हो जाएंगे प्राथमिक सेल के अंतर्गत। दूसरा आपका जो उदाहरण है वो है द्वितीयक सेल का। द्वितीयक सेल मैंने अभी बताया कि जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग होती है, उसमें के एग्जांपल हैं सीसा संचायक सेल और नीफे सेल। जिसमें सीसा संचायक सेल का जो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, हो सकता है द्वितीयक सेल के उदाहरण के संबंध में ना पूछकर कि उसके कोई एक सेल का चित्र बनाइए, इस टाइप से अगर आएगा तो एक तो आपको आना ही चाहिए। तो सीसा संचायक सेल में देखिए इस टाइप से लंबी लंबी छड़ें लगी हुई हैं, और ये छड़ें देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर प्लस का साइन, इस तरफ माइनस का साइन, ये माइनस का साइन है इस साइड में। ये जो आपका दर्शाया गया वो लेड पर ऑक्साइड है, ये जो है वो लेड दर्शाया गया है। और यहाँ पर देखिए गंधक का अम्ल जो अंदर भरा हुआ है। तो ये आपका पूरा जो है स्ट्रक्चर है किसका है, सीसा संचायक सेल का। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चित्र की तरफ, जो कि आपका है अमीटर और वोल्टमीटर का। अमीटर और वोल्टमीटर दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। अमीटर क्या, विद्युत धारा की माप के लिए आप अमीटर का यूज करते हैं, और वोल्टमीटर जो है चालक जो होते हैं उनके सिरों के बीच विभवांतर के लिए वोल्टमीटर जो है वो यूज करते हैं। अमीटर में मैंने बताया था कि प्रतिरोध कम होता है अमीटर का, पर जो आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध शून्य होता है। और इसमें अगर बात करें तो जो वोल्टमीटर होता है इसका प्रतिरोध वैसे तो अधिक होता है, पर आदर्श वोल्टमीटर की बात करें तो उसका प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी, याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैंने सूत्र भी बताया था, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, क्योंकि आपसे जो नवंबर 2020 में पेपर हुआ था उसमें कुछ ऐसे फॉर्मूला थे जिन पर चित्र पूछे गए थे। तो पूरे चांसेस है आपका किसी भी सूत्र से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं इनका चित्र। तो इस प्रकार से मीटर बना हुआ है। सबसे ऊपर देखिए तो इस प्रकार से स्केल बनी हुई है। फिर उसके बाद देखिए तो उसके जस्ट नीचे ये चुंबक को दर्शाया गया है,
और नीचे जाएंगे तो ध्रुव खंड को दर्शाया गया है। फिर इधर वाला जो भाग है ये क्रोड दर्शाया गया है, और जो कुंडल है ये दोनों में ही दर्शाया गया है। देखिए इस तरफ एरो करके, तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं इस टाइप से स्विच घुमाने टाइप का लगा हुआ है, ऐसे ही आपको एज इट इज बनाना है। फिर और नीचे जाए देखेंगे तो ये संट जो है इसको दर्शाया गया है, और सबसे नीचे देखिए तो बैटरी जोड़कर दर्शाई गई, जिसे बैटरी कुंजी जो है वो लिखा गया है। वोल्ट मीटर में भी देखिए तो इस प्रकार से चित्र आपका है, जिसमें इसमें भी ऊपर स्केल लगी हुई है, और यहाँ पर वी वोल्ट मीटर को वी से और अमीटर को ए से दर्शाया गया है। दोनों एक साथ चित्र हैं तो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके याद करने में भी आसानी होगी। ऊपर दोनों में ही चुंबक है, क्योंकि चुंबक दोनों में ही दर्शाया गया है। ध्रुव खंड भी देखे दोनों में ही दर्शाया गया है, क्रोड भी देखे दोनों में ही दर्शाया गया है, कुंडल भी देखे उसी में दोनों में दर्शाया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर उच्च प्रतिरोध करके दर्शाया गया है, यहाँ पर बैटरी कुंजी और प्रतिरोध तार भी आपका नीचे दर्शाया गया है, जो कि उसमें बैटरी कुंजी ही दर्शाया गया, प्रतिरोध तार आपका अमीटर में नहीं दर्शाया गया है। तो ये आपका दोनों का चित्र हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे अगले और लास्ट चित्र की, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। धारावाही परिनालिका चुंबक की भांति व्यवहार करती मैंने बताया था, पर इसका चित्र भी आपसे बनाने को पूछा जा सकता है। पूरा मैंने इसमें स्ट्रक्चर बताया था आपको कि इसमें जब आप वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो है आपका चुंबक की भांति व्यवहार करता है और उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। ये एक मैंने पॉइंट के तौर पर भी आपको याद होगा अलग से बताया था कि एक स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई चुंबक की छड़ लटकी हुई है और अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो सदैव जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही जो है वो ठहरती है। इस चीज को मैंने करके बताया था, यदि आपको याद होगा। तो इसके में संबंध में भी यही सारी चीजें हैं। बाकी इसका चित्र देख लीजिए, क्योंकि बात तो हम पहले इसके बारे में कर चुके हैं। चित्र में आप देखिए तो ये सबसे ऊपर जो है आधार दे रखा है, ये आधार डोरा है, इस डोरे की सहायता से इसे लटकाया गया है। ये तांबे के विद्युत रोधी तार इसमें लपेटे गए हैं, जो इस टाइप से लपेटे गए हैं। और नीचे आप देखिए तो ये जो सेल है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुंजी और धारा नियंत्रक भी दर्शाया गया है। तो इन्हीं के साथ आपका ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। ये जो तार लपेटे गए हैं इस पर, ये आपके तांबे के विद्युत रोधी तार जो है वो होते हैं, तो इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। ये चीजें जितने भी चित्र आ सकते थे सभी हमने देख लिए। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछते हैं, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो आगे पेपर से पहले आए आपका मिस बिल्कुल ना हो। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइएगा। बहुत से वीडियो के आपके नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते, तो टेलीग्राम पर सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए बालाजी स्टडी एट डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको टाइप करके बताना है कि आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो इनमें से किस रोग में कम हो जाती है। एनीमिया, थैलेसीमिया, फाइलेरिया या हीमोफीलिया। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से हमने लिया है, जस्ट जो आपका इससे पहले हुआ था 2021 में नवंबर और फरवरी 2 बार पेपर हुआ था। तो ये फरवरी माह 2021 वाला पेपर में क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछा गया था। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग की बात करें तो एक शाम के 8 बजे की है, जो कि फिक्स है, और लाइव टाइमिंग आपको दोपहर के 3 बजे या उससे पहले सुबह 10-11 बजे इस टाइम में भी देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।